VVU-FYU-GP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 से साथियों, उनके लिए हम लोग देखेंगे BSc स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का VVI क्वेश्चन आंसर के साथ। तो ये चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो भी स्टूडेंट BSc में स्पोर्ट्स एंड फिटनेस रखे हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इसमें हम लोग सारा VVI क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि शारीरिक फिटनेस क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए देखेंगे कि शारीरिक फिटनेस का अर्थ है कि शरीर की वह क्षमता जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को बिना किसी अत्यधिक थकान के, ऊर्जा के और सतर्कता के साथ पूरा कर सके। यह स्वस्थ और तंदुरुस्ती की एक ऐसी स्थिति है जो आपको न केवल काम करने बल्कि खाली समय का आनंद लेने और आपातकालीन स्थितियों वगैरह का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका शारीरिक फिटनेस शरीर का वह क्षमता होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना दैनिक काम करता है बिना किसी थकान का, बिना किसी एनर्जी लॉस का या फिर सतर्कता वगैरह के साथ, ठीक है। और यह स्वस्थ और तंदुरुस्ती की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप जो है खाली समय में भी आनंद लेते हैं, ठीक है, इमरजेंसी स्थिति वगैरह का सामना करने में सक्षम हो पाते हैं। तो उसे ही हम लोग जो है शारीरिक फिटनेस कहते हैं। आगे देखेंगे कि शारीरिक फिटनेस के प्रमुख घटक के बारे में। तो देखिए पहला घटक हमारा जो है वो है स्वास्थ्य संबंधी घटक। ये घटक सीधे आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और जीवन शैली से जुड़ी बीमारी जैसे कि हृदय रोग, शुगर वगैरह, इन सभी के जोखिम वगैरह को कम करने का काम करते हैं। तो ये है स्वास्थ्य संबंधी घटक। इसमें पहला आता है हमारा हृदय शोषण सहन शक्ति। यह फेफड़ों और हृदय की वह क्षमता है जिसमें वे लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि के दौरान मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। दौड़ना, तैराकी और साइकिल वगैरह चलाना इससे सुधारने के बेहतर तरीके, यानी जो हृदय और श्वसन का सहन शक्ति है उसे बढ़ाने का, ठीक है। तो ये आपका है। दूसरा हमारा हो गया मांसपेशियों की ताकत। इसका अर्थ है कि मांसपेशियों द्वारा किसी प्रतिरोध के विरुद्ध लगाया गया अधिकतम बल। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक भारी वजन उठाना या फिर धक्का देना, तो यह हड्डियों वगैरह के घनत्व और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है आपका, ठीक है, शारीरिक फिटनेस। फिर हो गया मांसपेशियों की सहन शक्ति। शक्ति के विपरीत सहन शक्ति का अर्थ है कि मांसपेशियों द्वारा थकान महसूस किए बिना बार बार संकुचन करने की क्षमता, ठीक है, बार बार कोई काम या फिर वजन वगैरह उठाना या फिर धक्का वगैरह देने की क्षमता, जैसे कि लगातार 50 पुशअप करना या फिर लंबी दूरी तक साइकिल चलाना या फिर कोई काम लगातार करना बिना थकान के। तो ये आपका शारीरिक फिटनेस से ही होता है। फिर हो गया लचीलापन। यह जोड़ों की अपनी पूरी गति सीमा तक हिलने की क्षमता है। लचीला शरीर चोटों से बचा रहता है और रोजमर्रा के कार्य जैसे झुकना या मुड़ना को आसान बनाता है। योग और स्ट्रेचिंग इसके लिए प्रभावी होते हैं, यानी कि आपका अगर लचीला शरीर है तो चोट वगैरह कम लगता है, ठीक है, और आप जो है अपना दैनिक कार्यों को भी आसानी से कर पाते हैं। योग और स्ट्रेचिंग के वगैरह से इसे और भी सही किया जा सकता है। आगे है शरीर की संरचना। यह शरीर में वसा और वसा रहित द्रव्यमान यानी कि मांसपेशी, हड्डी, पानी वगैरह का अनुपात होता है। स्वस्थ फिटनेस के लिए शरीर में वसा का प्रतिशत कंट्रोल होना आवश्यक है, तभी जो है स्वस्थ शरीर हो पाएगा। वसा ज़्यादा हो जाने से पेट निकल जाता है, चर्बी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था स्वास्थ्य संबंधी घटक। फिर दूसरा है दोस्तों कि कौशल संबंधी घटक। तो ये घटक आमतौर पर एथलीटों और खिलाड़ियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यानी वैसे जो ज़्यादा काम करते हैं जैसे खिलाड़ी वगैरह हो गया, ठीक है, क्योंकि ये शारीरिक प्रदर्शन और गतिशीलता को बढ़ाते हैं, इसलिए ये हो गया कौशल संबंधी घटक। पहला हो गया चपलता यानी एजिलिटी। शरीर की स्थिति और दिशा को तेजी से और सटीक रूप से बदलने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे फुटबॉल में डिफेंडर वगैरह को चकमा देना। तो ये सभी हमारा है। फिर दूसरा हो गया संतुलन, जिसमें स्थिर जैसे एक पैर पर खड़ा होना या चलते समय
जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह, शरीर के केंद्र को स्थिर रखने की क्षमता वगैरह, यानी अपने शरीर वगैरह को कंट्रोल वगैरह करने की क्षमता। फिर हो गया समन्वय, शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख हो गया, इन सभी जैसे वह एग्जाम्पल में का एक साथ सुचारू रूप से उपयोग करने की क्षमता है, यानी जहाँ जो जरूरी है उस हिसाब से एक ही साथ अलग अलग अंग को उपयोग करने की क्षमता। जैसे टेनिस में गेंद पर शॉट वगैरह मारना, ठीक है, उसमें आँख देख के, यानी ये सब का उपयोग होता है ना। शक्ति देखा जाए तो यह ताकत और गति का मेल है, यानी बहुत कम समय में अधिकतम बल लगाना, जैसे ऊंचाई छलांग लगाना या फिर गोला वगैरह फेंकना। तो ये हमारा कौशल संबंधी घटक का। फिर हो गया हमारा प्रतिक्रिया समय, किसी संकेत या घटना के प्रति इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दी जाती है जैसे रेस शुरू होने की गन की आवाज़ सुनते ही भागना, वैसे ही जो है प्रतिक्रिया दिया जाता है कोई भी घटना होने का, कोई भी संकेत होने का। फिर गति देखा जाए तो किसी निश्चित दूरी को कम से कम समय में तय करने की क्षमता। तो ये था हमारा कौशल संबंधी घटक। तो हमने दोनों देखा, स्वास्थ्य संबंधी घटक और कौशल संबंधी घटक। आगे देखते हैं कि आपका जो शारीरिक फिटनेस है उसका क्या महत्व है आखिर। तो शारीरिक फिटनेस का बहुत सारा महत्व है, लेकिन हमने लिए हैं पहला जो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, यह तनाव, चिंता और डिप्रेशन वगैरह को कम करने में मदद करता हमारा। फिर दूसरा जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, नियमित फिटनेस से शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है, यानी लगातार अगर फिटनेस है, आपका बॉडी फिट है, तो उससे आपके अंदर कोई बीमारी वगैरह आती है तो उससे जो है हमारा शरीर लड़ता है, ठीक है। फिर हो गया बेहतर नींद, शारीरिक रूप से फिट लोग गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद लेते हैं जिनसे उनका शरीर और भी फिट रहता है, उसका मानसिक स्थिति भी सही रहती है। फिर चौथा हो गया दीर्घायु, यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और समय से पहले मृत्यु के जोखिम वगैरह को कम कर देता है, बीमारी वगैरह को कम कर देता है। तो ये चार मुख्य इसके जो है महत्व है हमारा शारीरिक फिटनेस के। निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है साथियों कि शारीरिक फिटनेस का असली मतलब है शरीर का चुस्त, दुरुस्त और रोग मुक्त होना। अगर आप दिन भर के काम बिना थके कर लेते हैं और आपकी बॉडी लचीली व मजबूत है तो आप फिट हैं। फिट रहने के लिए बस सही खाना और रोजाना थोड़ी कसरत जरूरी है ताकि आप एक लंबा और खुशहाल जीवन जी सकें। तो ये हमारा शारीरिक फिटनेस के बारे में था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है जो है निष्क्रिय जीवन शैली, यानी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये क्या चीज़ है और इसके दुष्प्रभावों का वर्णन करना है हमें। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है कि निष्क्रिय जीवन शैली का सरल मतलब यह है कि ऐसी जीवन शैली जिसमें शारीरिक गतिविधि बहुत कम या फिर ना के बराबर होती है। इसमें व्यक्ति दिन का ज़्यादातर समय बैठने या फिर लेटने में बिताता है। यानी आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसा जीवन शैली साथियों जिसमें आप जो है शारीरिक गतिविधि का उपयोग कम करते हैं, दौड़ना, खेलना, कूदना, मतलब ज़्यादातर समय बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि ऑफिस में कुर्सी पर घंटों काम करना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना या सफ़र के लिए हमेशा गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करना। तो ये सब हो गया हमारा निष्क्रिय जीवन शैली, ठीक है, जिसमें शारीरिक गतिविधि का बहुत कम या फिर ना के बराबर उपयोग होता है। तो उसे ही हम लोग निष्क्रिय जीवन शैली बोलते हैं। तो निष्क्रिय जीवन शैली के प्रमुख कारण क्या है। तो पहला हमारा हो गया कि कार्य संस्कृति में बदलाव, भारी शारीरिक श्रम वाले कार्यों की जगह अब डेस्क जॉब और कंप्यूटर आधारित कार्य वगैरह कार्यों ने ले ली है, जिसके कारण जो है ये आपका जो है निष्क्रिय जीवन शैली बढ़ते जा रहा है, ठीक है। क्या होता था पहले, भारी भरकम काम हुआ करता था, शारीरिक काम हुआ करता था, लेकिन अब जो है कंप्यूटर वगैरह, बैठने वगैरह वाला बहुत सारा काम है, जिसके कारण ये आपका निष्क्रिय जीवन शैली बढ़ते जा रहा है। दूसरा हो गया तकनीकी निर्भरता, रिमोट कंट्रोल, ऑनलाइन शॉपिंग और लिफ्ट जैसी सुविधाओं ने हमें हिलने डुलने की ज़रूरत ही खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है मनोरंजन के डिजिटल साधन, खाली समय में खेलकूद के बजाय लोग सोशल मीडिया, वीडियो गेम और OTT प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स वगैरह पर ज़्यादा समय बिताते हैं, मोबाइल वगैरह पर ज़्यादा समय बिताते हैं। तो ये भी कारण है। चौथा हो गया हमारा शहरीकरण।
शहरों में खुले मैदानों की कमी और वाहनों पर अत्यधिक निर्भरता ने पैदल चलना ही कम कर दिया है। तो ये सभी कारण है हमारा निष्क्रिय जीवन शैली के। और निष्क्रिय जीवन शैली के क्या दुष्प्रभाव हैं, यानी क्या गलत प्रभाव पड़ते हैं, वो देखेंगे। तो इसके प्रभाव केवल वजन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर के हर अंग को प्रभावित करने का काम करता है। पहला है चयापचय संबंधी विकार, यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। जब हम हिलते डुलते नहीं हैं, यानी हिलते डुलते नहीं हैं, ज़्यादा वैसा काम नहीं करते हैं, तो शरीर में लिपोप्रोटीन लाइपेज नामक एक एंजाइम का स्तर गिर जाता है। ठीक है, ये एक एंजाइम है जिसका नाम है लिपोप्रोटीन लाइपेज। इसका स्तर जो है गिर जाता है। यह एंजाइम वसा को जलाने में मदद करता है। इसके कम होने से शरीर में फैट जमा हो जाता है। यानी क्या होता है, वसा को जलाने में ये एंजाइम मदद करता है और इसके कम हो जाने से हमारा शरीर जो है उसमें फैट जमा हो जाता है, यानी कि देखिएगा पेट निकल जाता है किन्हीं का। ठीक है, तो ये चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है, जिसमें मोटापा और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की स्थिति वगैरह पैदा हो जाती है। तो ये आपका था। ठीक है, यानी क्या होता है, हिलते डुलते नहीं है तो लिपोप्रोटीन नामक लाइपेज नामक एंजाइम का स्तर गिर जाता है और ये एंजाइम के कारण हमारे शरीर में जो है फैट जमा हो जाता है और मोटापा और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सिंड्रोम, ठीक है, इसकी स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा हो गया हृदय प्रणाली पर प्रहार होता है, यानी आपका जो हार्ट है उसके प्रणाली पर जो है प्रहार होता है। कैसे, तो देखिए लिखा है कि लगातार बैठे रहने से रक्त का संचार धीमा हो जाता है, यानी रक्त हमारा शरीर जो इधर से उधर होता है उसका संचार धीमा हो जाता है, जिसे नसों में वसायुक्त पदार्थों का जमाव होने लगता है। लंबे समय तक निष्क्रिय रहने वाले लोगों में हृदय रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और स्ट्रोक वगैरह का खतरा सक्रिय लोगों की तुलना में दोगुना अधिक हो जाता है। यानी वैसे लोग जो एक्टिव रहते हैं, हमेशा जो है चलने वलने का काम करते हैं उसमें, और जो लगातार बैठे रहते हैं उसमें जो है दोनों में हृदय रोग वगैरह का, स्ट्रोक वगैरह का खतरा दोगुना अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आगे हो गया हमारा तीसरा साथियों इंसुलिन रेसिडेंस और मधुमेह यानी शुगर। शारीरिक गतिविधि की कमी से हमारे कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती है। जब मांसपेशियां ग्लूकोज का उपयोग नहीं करती तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और शर्करा का स्तर बढ़ने के कारण टाइप 2 मधुमेह यानी जो शुगर होता है उसमें बदल जाता है और शुगर की बीमारियां प्रवेश कर जाती है शरीर में। तो ये तीसरा जो है हमारा इसका दुष्प्रभाव होता है। आगे देखेंगे चौथा जो है मेस्कुलो स्केलेटल समस्या। ठीक है, ये क्या है, तो देखिए मांसपेशियों का क्षरण, विशेष रूप से पैरों और कूल्हों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। अब ज़्यादा चलिएगा नहीं, ज़्यादा काम नहीं होता है तो पैर वगैरह और कूल्हों वगैरह की मांसपेशी कमजोर हो जाती है। हड्डियों की कमजोरी, शारीरिक भार ना पड़ने के कारण हड्डियां अपना घनत्व खोने लगती है, जिससे ऑस्ट्रियोपोरोसिस और फ्रैक्चर वगैरह का डर बढ़ जाता है। तो ये इसका जो है समस्याएं होती है। फिर हो गया पोस्चर संबंधी दोष, गलत तरीके से बैठने से रीढ़ की हड्डी की प्राकृतिक घुमाव बिगड़ जाता है, जिससे डिस्क की समस्या और पुराना पीठ दर्द वगैरह भी शुरू हो सकता है। तो ये सभी जो है एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पांचवा हो गया हमारा मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक गिरावट। अध्ययन वगैरह से पता चला है कि निष्क्रिय लोगों में डिप्रेशन और चिंता के लक्षण अधिक पाए जाते हैं। यानी वैसे लोग जो शारीरिक गतिविधि कम करते हैं उसमें जो है चिंता और डिप्रेशन वगैरह का लक्षण अधिक होता है। व्यायाम ना करने से मस्तिष्क में नए न्यूट्रोस वगैरह का निर्माण कम हो जाता है, जिससे याददाश्त और कंसंट्रेशन यानी किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करने वगैरह की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, उसका बुरा असर पड़ने लगता है। तो ये हमारा था। छठा प्रभाव जो पड़ता है दोस्तों वो कैंसर का बढ़ता जोखिम। कुछ शोध वगैरह के अनुसार पता चला है कि लंबे समय तक निष्क्रिय रहने वाली जीवन शैली स्तन, कोलन और गर्भाशय के कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती है। इसका मुख्य कारण है शरीर में पुरानी सूजन वगैरह बने रहना।
तो ये कैंसर के जोखिम को भी बढ़ाने का काम करता है। आप निष्क्रिय रहते हैं, काम वगैरह नहीं होता है, शारीरिक गतिविधि नहीं होती है। तो और सातवां हो गया हमारा साथियों जो है समय से पूर्व बुढ़ापा और मृत्यु दर, यानी समय से पहले बुढ़ापा या फिर मृत्यु दर। तो निष्क्रिय जीवन शैली शरीर की कोशिकाओं के स्तर पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। सक्रिय लोगों की तुलना में निष्क्रिय लोगों की सामयिक मृत्यु की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। यानी वैसे व्यक्ति जो ज़्यादातर काम करते हैं, गतिविधि शारीरिक गतिविधि होती है, और दूसरी तरफ वैसे व्यक्ति जो बैठे रहते हैं, तो इन दोनों में जो है इनकी मौत जो है जल्दी हो सकती, ऐसी संभावनाएं होती है। और ये थोड़ी सी जो है ये थोड़ा लेट से मर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, बुढ़ापा कम लेट से आएगा, तो ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल जो है इनका जो भी निष्क्रिय जीवन शैली से प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव, वो हमने देख लिया। आगे देखेंगे, कारण भी हमने देख लिया, निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष है साथियों कि निष्क्रिय जीवन शैली आधुनिक समाज के लिए एक धीमा जहर के जैसा है, जो शरीर में असर तो पड़ता है लेकिन धीरे धीरे पड़ता है, लोगों को पता नहीं चलता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गति बहुत ज़रूरी है, और गति के लिए सिर्फ जिम वगैरह जाना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि पूरे दिन छोटे छोटे अंतराल पे चलते रहना चाहिए, सीढ़ी वगैरह का प्रयोग करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। इस जीवन शैली के दुष्प्रभाव से बचने का एकमात्र रास्ता यही सब है, यानी कि आप जो है जितना ज़्यादा हो सके वो आप चलें, सीढ़ियों का प्रयोग करें, आप जो है चलने वलने का प्रयोग करें, तो ये सब तरीके से आप जो है इससे बच सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जीवन शैली से जुड़े बीमारियों को रोकने में व्यायाम की क्या भूमिकाएं रहती है। यानी आपका लाइफ स्टाइल से जुड़ा जो भी बीमारी होता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए या फिर उसे कंट्रोल करने के लिए व्यायाम वगैरह यानी एक्सरसाइज वगैरह का क्या महत्व है, तो वो हमें लिखना है। तो देखिए आंसर है कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में व्यायाम की भूमिका बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है। आधुनिक समय में खराब खान पान, तनाव और शारीरिक निष्क्रियता के कारण शुगर, हृदय रोग और मोटापे जैसी समस्या महामारी के रूप ले रही है। व्यायाम इन समस्या वगैरह के विरुद्ध एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि देखिए ये जो जीवन शैली की बीमारी में जो व्यायाम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आजकल के समय में देखा जाए तो हमारे खराब खान पान वगैरह, स्ट्रेस वगैरह और शारीरिक निष्क्रियता वगैरह यानी शारीरिक गतिविधि ना वगैरह होने के कारण शुगर वगैरह, हार्ट रोग वगैरह, मोटापे वगैरह, इन सभी जैसी बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और इन सभी की समस्याओं के विरुद्ध हमें लड़ने के लिए एक जो व्यायाम जो है वो प्राकृतिक औषधि की जैसा काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि बीमारियों को रोकने में व्यायाम की क्या भूमिका है। तो पहला हो गया हमारा कि हृदय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। हृदय रोग जीवन शैली से जुड़ी मौतों का सबसे बड़ा कारण होता है, यानी लाइफ स्टाइल से जुड़ी मौत वगैरह का सबसे बड़ा कारण है हृदय रोग यानी हार्ट रोग। व्यायाम हृदय को एक पंप की तरह आधुनिक कुशल बनाने में काम करता है, इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी है। क्या क्या करता है वो देखिए। पहला, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, ठीक है। व्यायाम जो है वो रक्त में बुरे कोलेस्ट्रॉल जो होता है LDL वगैरह को कम करता है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL वगैरह को बढ़ाता है, जिससे धमनियाँ वगैरह में रुकावट नहीं होती है और वो अच्छे से आपका हृदय वगैरह काम करता है, इसलिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। दूसरा वो क्या करता है, रक्तचाप यानी कि आपका ब्लड प्रेशर। नियमित व्यायाम से रक्त वाहिकाएँ लचीली बनी रहती है, जिससे उच्च रक्तचाप वगैरह की समस्या कंट्रोल रहती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या नहीं होती है। तो ये फायदे होते हैं, ठीक है, व्यायाम के। दूसरा हो गया मेटाबॉलिज्म और मधुमेह का प्रबंधन में कैसे काम करता है। तो टाइप 2 मधुमेह सीधे तौर पर हमारी सक्रियता से जुड़ा हुआ है। इंसुलिन संवेदनशीलता पहला देख लीजिए। तो व्यायाम मांसपेशियों की इंसुलिन का उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है।
इससे रक्त में शुगर की स्तर प्राकृतिक रूप से कम होती है। यानी क्या होता है, ये देखिए, आप व्यायाम करते हैं तो उससे आपके मांसपेशियों में इंसुलिन का उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है आपका शरीर, जिससे जो है आपके खून में यानी रक्त में जो शुगर का स्तर है वो प्राकृतिक रूप से भी कम होता है। दूसरा हो गया ग्लूकोज का उपयोग। जब हम शारीरिक श्रम करते हैं यानी शारीरिक मेहनत करते हैं तो मांसपेशियां बिना अतिरिक्त इंसुलिन के भी खून के ग्लूकोज को सोख लेती है, जिससे शरीर में जो है शुगर का लेवल स्थिर रहता है। यानी आपका जो है ना हाई होता है ना कम होता है, इसलिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो गया मोटापे का निवारण के लिए भी व्यायाम जरूरी है। मोटापा लगभग हर जीवन शैली का मतलब लाइफ स्टाइल बीमारी है, ये एक बहुत सारे लोगों को हो जाता है, आप देखे होंगे। तो ये क्या करता है, कैलोरी संतुलन करने का काम करता है। व्यायाम शरीर में जमा अतिरिक्त वसा वगैरह को ऊर्जा के रूप में जलाता है। यानी क्या होता है, आप ज़्यादा खाते हैं या फिर ज़्यादा बैठे रहते हैं तो वसा जो है वो शरीर में जो है एक जमा हो जाती है, जिससे फैट वगैरह हो जाता है, यानी कि मोटापा हो जाता है। और ये व्यायाम के जरिए आप वही मोटापा को ऊर्जा के रूप में बदलने का काम करता है। फिर दूसरा हो गया BMR में वृद्धि, यानी कि नियमित कसरत से बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट वगैरह बढ़ जाता है, जिसका अर्थ है कि आपका शरीर आराम करते समय भी अधिक कैलोरी बर्न करने लगता है, जिससे आपका मोटापा कम हो जाता है। ये इसलिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। चौथा हो गया हड्डियों और जोड़ों की मजबूती के लिए। तो गतिहीन जीवन शैली से हड्डियां खोखली हो जाती है। यानी आप वैसे जीवन शैली जो बैठ के करते हैं, यानी आपका जो है निष्क्रिय जीवन शैली अगर है तो उससे आपकी हड्डी वगैरह खोखली हो जाती है, काम वगैरह नहीं होगा, खोखली हो जाती है। तो ये क्या करता है व्यायाम, आपका अस्थि घनत्व यानी बोन डेंसिटी, वजन उठाने वाले व्यायाम हड्डियों वगैरह को मजबूत बनाते हैं, जिससे बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर वगैरह का खतरा कम हो जाता है। यानी व्यायाम वगैरह से आपका जो हड्डी जो है व्यायाम वगैरह से मजबूत बनता है, जिससे बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर वगैरह का जो घटना है या फिर खतरा है वो कम हो जाता है। फिर गठिया वगैरह से बचाव मिलता है। यानी व्यायाम जोड़ों के चारों ओर मांसपेशियों को एक मजबूत करने का काम करता है। जहाँ जहाँ जोड़ों हैं यानी जहाँ जहाँ है वह उस जगह पर जो है मांसपेशियों को भी मजबूत करने का काम करता है, जिससे जोड़ों वगैरह पर दबाव कम पड़ता है और लचीला बना रहता है और गठिया वगैरह से बचाया जाता है। तो ये हमारा चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण इसका महत्व है व्यायाम का। फिर पांचवा हो गया मानसिक स्वास्थ्य और तनाव को कम करने के लिए भी जो है व्यायाम हमारा बहुत ही उपयोगी होता है। तनाव कई शारीरिक बीमारी जैसे अल्सर, माइग्रेन वगैरह का कारण बनता है। यानी तनाव के कारण शारीरिक बीमारी भी बनता है, अल्सर हो जाता है, माइग्रेन वगैरह हो जाता है, तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है। जैसे देखिए हैप्पी हार्मोन, व्यायाम के दौरान मस्तिष्क एंडोफिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन छोड़ता है। यानी ये सब जो हमारा है वो एक रसायन है जो शरीर से निकलता है, हैप्पी हार्मोन है, वो छोड़ता है व्यायाम के दौरान, जिससे क्या होता है तनाव और डिप्रेशन वगैरह को तुरंत कम करते हैं। ये दो रसायन हैं वो तुरंत हमारे डिप्रेशन को, तनाव को कम करने का काम करता है, ठीक है, जिसे हम लोग हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं। फिर बेहतर नींद, शारीरिक थकान के कारण नींद गहरी आती है। आप जैसे व्यायाम कीजिएगा शारीरिक थकान होगी और नींद भी अच्छी आएगी, जिससे शरीर की मरम्मत वगैरह बेहतर तरीके से होती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया। फिर हमारा छठा है साथियों, छठा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। व्यायाम जो हमारा शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम वगैरह को सक्रिय करता है, यानी एक्टिव करता है, ठीक है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC यानी वाइट ब्लड सेल वगैरह का संचार को तेज कर देता है हमारे शरीर में। यानी व्यायाम के जरिए इसे जो है तेज कर देता है, जिससे शरीर के छोटी मोटी बीमारी वगैरह को से लेकर कैंसर जैसी गंभीर स्थिति से भी लड़ने में सक्षम बनाता है। इसलिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। आगे देखा जाए सातवां, तो श्वसन क्षमता का विकास में यानी आपके श्वास वगैरह लेने की क्षमता के विकास में भी ये सहायक है। नियमित व्यायाम वगैरह से फेफड़े की ऑक्सीजन लेने की और उसे रक्त तक पहुंचाने की क्षमता बढ़ती है। इससे शरीर के हर अंग को
शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जिससे थकान कम होती है और कार्य क्षमता भी बढ़ती है। तो ये सभी जो है हमारा मुख्य महत्व है हमारा व्यायाम का हमारे शरीर में। हमने एक एक करके जो भी महत्व रहा है उसका व्यायाम का वो हमने देख लिया। निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष लिखा है साथियों कि व्यायाम जो है वो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने का सबसे प्रभावी और सस्ता तरीका है। यह न केवल हमारे वजन और शुगर को कंट्रोल करता है, बल्कि हमारे हृदय को यानी हार्ट वगैरह को, फेफड़े वगैरह को भी मजबूती देता है। यदि हम अपनी दिनचर्या में थोड़े समय शारीरिक गतिविधि के लिए निकाल देते हैं, यानी थोड़ा समय व्यायाम वगैरह के लिए निकाल देते हैं, तो हम दवाओं पर निर्भर कम करके एक लंबा, स्वास्थ्य और ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। तो ये व्यायाम जो है बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। इसलिए कहा जाता है ना सबको कि व्यायाम करो, थोड़ा ही देर लेकिन आपको डेली व्यायाम करना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मानसिक स्वास्थ्य पर शारीरिक गतिविधि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी आपका मस्तिष्क पर, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर जो आप शारीरिक गतिविधि करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब का सब इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी मत छोड़ना है, ठीक है। आंसर देखिए लिखा है साथियों कि शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। व्यायाम केवल शारीरिक की बनावट को ही नहीं बदलता, बल्कि यह जो है मस्तिष्क की रासायनिक संरचना और कार्य प्रणाली की भी सकारात्मक सुधार लाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो शारीरिक गतिविधि है, व्यायाम वगैरह या फिर आप जो काम वगैरह करते हैं, और आपका मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध होता है। व्यायाम जो है हमारे शरीर की सिर्फ बनावट ही नहीं बदलता, बल्कि हमारे दिमाग के, हमारे मस्तिष्क की रासायनिक संरचना और काम करने की प्रणाली वगैरह को भी जो है पॉजिटिव तरीके से सुधार लाने का काम करता है। आगे देखेंगे हम लोग कि मानसिक स्वास्थ्य पर शारीरिक गतिविधि के क्या प्रभाव है। तो मानसिक स्वास्थ्य पर शारीरिक गतिविधि के प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित है, जिसमें पहला है फील गुड हार्मोन का स्राव होता है। यानी फील गुड हार्मोन जो है शरीर से रिलीज होता है। जब हम शारीरिक मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क एंडोफिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह छोड़ता है। यानी ये दो हार्मोन हमारे मस्तिष्क जो है छोड़ता है, ठीक है। यानी एंडोफिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, इसे जो है हम लोग हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें शरीर में जो है सकारात्मक प्रभाव लाता है। ये हार्मोन प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में काम करता है और तनाव के स्तर को तुरंत कम करके मन को प्रसन्न रखने का, यानी खुश रखने का काम करता है। ये यानी पहला बहुत ही ज़्यादा महत्व हो गया, पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है हमारा शारीरिक गतिविधियों का मानसिक स्वास्थ्य पर। दूसरा है तनाव और चिंता का प्रबंधन में भी शारीरिक गतिविधि और शरीर में कॉर्टिसोल के स्तर को कम करने का भी काम करता है हमारा शारीरिक गतिविधि। जो तनाव का मुख्य हार्मोन व्यायाम के दौरान शरीर की मांसपेशियों की गति और सांस लेने की लय मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करने में मदद करती है, जिससे चिंता और घबराहट की लक्षण वगैरह में कमी आती है। यानी हमारा जो शारीरिक गतिविधि है वो शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर कम कर देता है। और कॉर्टिसोल जो है वो एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में तनाव और चिंता बनाए रखता है, जो तनाव वगैरह का मुख्य हार्मोन कहलाता है ये, ठीक है। तो व्यायाम के दौरान या फिर आपका शारीरिक गतिविधि के दौरान आप शारीरिक श्रम वगैरह करते हैं, उसके दौरान शरीर की मांसपेशी गति और सांस लेने का लय जो है नॉर्मल समय से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है, जिससे चिंता और घबराहट वगैरह का लक्षण कम हो जाता है, उसमें कमी आती है। तीसरा हो गया डिप्रेशन के विरुद्ध प्रभावी ढाल के जैसा काम करता है। तो नियमित व्यायाम जो है, नियमित व्यायाम यानी कि जैसे सुबह की यानी दौड़ हो गया या फिर योग वगैरह, ये हल्के से माध्यम में आपका जो डिप्रेशन है उसके इलाज में दवाओं के समान प्रभावी होता है। यानी दवा के जैसा काम करता है। यह मस्तिष्क के उन हिस्सों में बदलाव लाता है जो डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं और व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का काम करता है ये व्यायाम या फिर आपका शारीरिक गतिविधि।
चौथा हो गया संज्ञानात्मक क्षमता और स्मृति में सुधार। व्यायाम जो है आपका वो मस्तिष्क के रक्त संचार को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि रक्त का संचार जो हमारे मस्तिष्क में होता है उसको बढ़ा देता है, जिससे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। या मस्तिष्क के हेमोकैम्पस, ठीक है, हिपोकैम्पस क्षेत्र को एक्टिव करता है, जो याददाश्त और सीखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे आपका कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ता है, यानी किसी भी चीज़ पर आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। और बुढ़ापे में याददाश्त वगैरह कम होने जैसे खतरा घटता है, यानी अल्सर वगैरह, अल्जाइमर वगैरह का खतरा घटता है। तो ये हमारा हो गया चौथा। पांचवा है दोस्तों आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है और अपने फिटनेस लक्ष्यों वगैरह को प्राप्त करता है तो उसके भीतर जो है उपलब्धि की भावना जागती है। बेहतर शारीरिक बनावट और बढ़ी हुई ताकत व्यक्ति के आत्मविश्वास वगैरह को बढ़ाती है, जिससे वह सामाजिक स्थितियों में अधिक सहज महसूस करते हैं, यानी कोई भी परिस्थिति वगैरह में उसके अंदर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास वगैरह आता है। तो इसलिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। छठा हो गया साथियों नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। शारीरिक गतिविधि शरीर की जैविक घड़ी वगैरह को नियमित करती है। शारीरिक थकान के कारण व्यक्ति को जल्दी और गहरी नींद आती है, जिससे अगले दिन मस्तिष्क अधिक सतर्क और शांत महसूस करता है। यानी क्या होता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए नींद जरूरी है। और शारीरिक गतिविधि जो हमारा होता है, शारीरिक गतिविधि हो गया, व्यायाम हो गया, इन सभी के कारण शरीर में थकान महसूस होता है और उसी के कारण व्यक्ति को जल्दी और गहरी नींद भी आती है, जिससे गहरी नींद आने से अगले दिन आपका मस्तिष्क वगैरह जो है अधिक सतर्क और शांत महसूस करता है, काम वगैरह आपका अच्छे से हो पाता है। सातवां हो गया भावनात्मक मजबूती। व्यायाम करने से लोग जीवन की चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर पाते हैं, अधिक धैर्य और शांति के साथ कर पाने में सक्षम होते हैं। यह मानसिक सहन शक्ति वगैरह को बढ़ाता है, जिससे छोटी मोटी परेशानियों से मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता, यानी आपका फीलिंग वगैरह को मजबूत करता है। आप अगर व्यायाम वगैरह करते हैं तो कोई भी चुनौती, कोई भी कठिन परिस्थिति वगैरह का सामना आप धैर्य के साथ, शांति के साथ, अच्छे से सोच समझ से कर पाते हैं। आपकी मानसिक सहन शक्ति बढ़ती है। छोटी मोटी परेशानी से तो मानसिक संतुलन आपका बिगड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सभी है। निष्कर्ष से देख लेते तो लिखा है दोस्तों कि शारीरिक गतिविधि केवल मांसपेशियों के निर्माण का साधन नहीं है, बल्कि यह मानसिक चिकित्सा यानी मेंटल थेरेपी वगैरह का एक रूप है। प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट की आपको सक्रियता आपको मानसिक विकारों से बचाकर एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। यानी 20 से 30 मिनट अगर आप डेली व्यायाम वगैरह करते हैं, उससे आपका जो है मानसिक संतुलन बचा रहता है, मानसिक संतुलन सही रहता है, जिससे आप जो है एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका व्यायाम। और ये क्वेश्चन चौथा भी आपको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5वां है साथियों कि संतुलित आहार क्या है, यानी आपका बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, संतुलित आहार क्या है। एक सक्रिय व्यक्ति के लिए इसका महत्व क्या होता है वो लिखना है हमें। तो चलिए आंसर समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है कि संतुलित आहार वो आहार होता है, यानी वह आहार है जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास और दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा और सही अनुपात में मौजूद होते हैं। इसमें जो है केवल पेट भरने पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि पोषक तत्व वगैरह की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया संतुलित आहार। यानी साथियों कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा आहार यानी वैसा खाना जिसमें आपके शरीर की वृद्धि होती हो, विकास होता हो और आप जो दैनिक कार्य वगैरह कर रहे हैं उन सभी की आवश्यकता के लिए सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में और सही अनुपात में उसमें मौजूद होना चाहिए खाना में। तो ये होता है हमारा संतुलित पोषक तत्व या फिर संतुलित आहार, ठीक है। एक आदर्श संतुलित आहार के निम्नलिखित घटक शामिल हैं। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, यानी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत के जैसा ये काम करता है और ये टोटल 55 से 60% कैलोरी वगैरह शरीर में लाने का काम करता है। फिर दूसरा घटक के रूप में है प्रोटीन,
ये मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण के लिए आवश्यक है, जो 15 से 20% हमारा कैलोरी वगैरह देने का काम करता है। फिर है वसा यानी फैट, ऊर्जा भंडारण और विटामिन अवशोषण के लिए ये जरूरी है, जो 20 से 25%। फिर हमारा हो गया विटामिन और खनिज, रोगों से सुरक्षा और मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए ये जरूरी होता है। और फिर लास्ट हमारा है दोस्तों फाइबर और जल, पाचन और शरीर की तापमान वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब एक आदर्श जो है, ये एक आदर्श संतुलित आहार के घटक के रूप में इसे माना जा सकता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि एक्टिव पर्सन जो होता है यानी सक्रिय व्यक्ति, उसके लिए एक संतुलित आहार का महत्व क्या होता है। तो एक्टिव व्यक्ति, वैसे व्यक्ति, एक्टिव व्यक्ति किसे बोलते हैं वो समझिए। जो एथलीट वगैरह यानी खिलाड़ी वगैरह होते हैं, जिम वगैरह जाने वाले लोग होते हैं, जो शारीरिक गतिविधि ज़्यादा करते हैं, तो उसे हम लोग सक्रिय व्यक्ति बोलते हैं, जिसमें एथलीट, खिलाड़ी या फिर जिम जाने वाले लोग आते हैं। उन सभी की पोषण संबंधी ज़रूरतें सामान्य व्यक्ति यानी नॉर्मल व्यक्ति वगैरह से अलग होती है और अधिक होती है। उनके लिए संतुलित आहार का महत्व बहुत ही कारणों से जरूरी है। किस लिए जरूरी है तो वो देखिए, पहला है ऊर्जा का इष्टतम स्रोत के लिए यानी ऑप्टिमल एनर्जी लेवल के लिए। सक्रिय व्यक्तियों को गहन शारीरिक गतिविधियों के लिए उच्च मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी उन्हें खेलने के लिए या शारीरिक गतिविधियों के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो संतुलित आहार में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स वगैरह हो गया, शकरकंद वगैरह, या फिर मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, यानी ये सभी कार्बोहाइड्रेट जो है वो मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है, जो लंबे समय तक चलने वाले या फिर व्यायाम के दौरान नियंत्रण ईंधन प्रदान करने का काम करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो इसलिए भी ये जरूरी है। फिर दूसरा हो गया वो मांसपेशियों की मरम्मत और पूर्ण प्राप्ति के लिए। कठिन शारीरिक श्रम के दौरान मांसपेशियों के तंतु में सूक्ष्म टूट फूट होती रहती है। आहार में पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन जैसे अंडे, पनीर, दाल वगैरह इन तंतुओं की मरम्मत करता है और मांसपेशियों के विकास में भी मदद करता है। आपने देखा होगा जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं या फिर जो शारीरिक गतिविधि वगैरह ज़्यादा करते हैं, उन सभी व्यक्तियों में छोटी मोटी चोट लगती है। उस समय आपका जो है छोटी मोटी जो है चोट के बाद आपको जो है संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, जिससे आपका जो मांसपेशियों के वगैरह के तंतु हैं उसकी मरम्मत करता है और मांसपेशियों का विकास में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये संतुलित आहार की आवश्यकता है। फिर हो गया बेहतर प्रदर्शन और सहन शक्ति के लिए। यदि आहार असंतुलित होता है यानी गड़बड़ होता है तो व्यक्ति जल्दी थक जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन जैसे तत्व रक्त में ऑक्सीजन के संचार को बढ़ाते हैं, जिससे सक्रिय व्यक्ति की सहन शक्ति बढ़ती है और लंबे समय तक बिना थके प्रदर्शन कर पाते हैं। यानी अगर आपका खाना वगैरह असंतुलित होता है तो आप जल्दी थक जाते हैं और आप जो है जो भी प्रदर्शन वगैरह करने वाले हैं उसमें दिक्कत होती है। इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन जैसे तत्व आपके रक्त में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन के संचार को बढ़ा देते हैं, जिससे व्यक्ति ज़्यादा समय तक सहन शक्ति उसकी बढ़ती और ज़्यादा समय तक बिना थके अपना प्रदर्शन कर सकता है। चौथा हो गया साथियों कि चोटों से बचाव और हड्डियों का स्वास्थ्य के लिए। एक्टिव व्यक्तियों के जोड़ों और हड्डियों पर अधिक दबाव पड़ता है। संतुलित आहार से मिलने वाला कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ऑस्टियोपेरोसिस या स्टेक फ्रैक्चर वगैरह जैसे जोखिमों वगैरह को कम करने का भी काम करते हैं। ये आपका संतुलित आहार। फिर पांचवा हो गया प्रतिरक्षा प्रणाली की मजबूती यानी स्ट्रोंगर इम्यून सिस्टम। अत्यधिक शारीरिक तनाव कभी कभी शरीर की इम्यूनिटी वगैरह को कमज़ोर कर सकता है। आहार में शामिल एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी हो गया, ई हो गया और खनिज जैसे कि जिंक वगैरह शरीर की रोगों वगैरह से लड़ने की क्षमता को बनाए रखते हैं, जिससे खिलाड़ी बार बार बीमार नहीं पड़ता है और लंबे समय तक काम वगैरह भी कर पाता है, प्रदर्शन कर पाता है। आगे छठा है दोस्तों कि मानसिक सतर्कता और कॉन्सेंट्रेट वगैरह यानी एकाग्रता वगैरह। किसी भी खेल या शारीरिक गतिविधि में शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक तालमेल भी जरूरी होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और सही
सही हाइड्रेशन मस्तिष्क की कार्य क्षमता और एकाग्रता वगैरह को, कॉन्सेंट्रेट वगैरह को बढ़ाने का काम करती है, जिससे व्यक्ति त्वरित निर्णय ले पाता है, यानी तुरंत निर्णय वगैरह ले पाता है और अच्छे से जो है अपना प्रदर्शन वगैरह कर पाता है। तो ये हमारा है। आगे 7वां है कि शरीर की संरचना का प्रबंधन के लिए भी जो है ये संतुलित आहार जरूरी है। तो संतुलित आहार का शरीर में वसा और मांसपेशियों के अनुपात को सही बनाए रखने में बहुत ही ये मदद करता है आपका संतुलित आहार। यह कोई भी एक्टिव व्यक्ति को मनचाहा वजन बढ़ाने से रोकता है और उसे अपनी श्रेणी के अनुसार फिट रखने का भी काम करता है ये संतुलित आहार। तो ये सभी मुख्य जो है संतुलित आहार का काम है, ठीक है। आगे देखेंगे निष्कर्ष साथियों। तो लिखा है कि संतुलित आहार का मतलब है ऐसा खाना जो शरीर को सही जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में दे सके। एक सक्रिय व्यक्ति वगैरह के लिए ईंधन की तरह ये काम करता है, जो न केवल उसे काम करने का ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों की मरम्मत करने, शरीर को चोट व बीमारियों से बचाने वगैरह में भी मदद करता है। बिना सही डाइट के अच्छी फिजिकल परफॉर्मेंस मुमकिन नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां था। बहुत ही अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास किए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों कि हाइड्रेशन का महत्व क्या है, डिहाइड्रेशन के कारण और प्रभाव लिखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रेशन का महत्व यानी वैल्यू के बारे में, उसके बाद डिहाइड्रेशन का कारण और इसका प्रभाव क्या है। आंसर देखिए, लिखा है कि मानव शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्सा क्या होता है, पानी से बना होता है। शरीर की कोशिकाएं, ऊतक और अंग वगैरह सुचारू संचालन के लिए शरीर में पानी का पर्याप्त स्तर बनाए रखना ही हाइड्रेशन कहलाता है। यानी शरीर का जो भी काम है, यानी शरीर की कोशिका हो गया, ऊतक वगैरह या फिर कोई भी अंग वगैरह अच्छे तरीक़ा से, सुचारू तरीक़ा से काम करे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जो है पानी जो रहता है उसे ही हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं। पानी केवल प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि यह शरीर के भीतर एक परिवहन माध्यम की तरह भी काम करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पोषक तत्व वगैरह ले जाने का काम करता है हमारा शरीर में पानी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि हाइड्रेशन का महत्व क्या है। तो हाइड्रेशन का पहला महत्व हो गया शारीरिक तापमान का विनियमन। कसरत या फिर गर्मी के दौरान शरीर पसीने के जरिए गर्मी बाहर निकालता है। पर्याप्त पानी इस प्रक्रिया को सुचारू रखता है और शरीर को ओवर हीटिंग वगैरह से बचाता है। तो ये समझ लीजिए आपके शरीर के तापमान वगैरह को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा हो गया पोषक तत्वों का परिवहन के लिए ये काम करता है। पानी रक्त का मुख्य घटक है। यह ऑक्सीजन और विटामिन जैसे पोषक तत्वों को शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, यानी जहां भी जरूरी है वहां पहुंचाने का काम करता है। परिवहन माध्यम के रूप में भी काम करता है पानी। फिर तीसरा है साथियों कि विषैले पदार्थ वगैरह का सफाई के लिए यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पानी जो है वो आपका किडनी वगैरह को कचरा और विषाक्त पदार्थों को पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है पानी हमारा। ये तीसरा। चौथा है जोड़ों और अंगों की सुरक्षा। पानी रीढ़ की हड्डी, जोड़ों और नाजुक ऊतक के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर और लुब्रिकेंट वगैरह का काम करता है, जिससे घर्षण और दर्द वगैरह कम होता है। तो ये चौथा हो गया। पांचवा है पाचन स्वास्थ्य में भी काम करता है। पानी भोजन के पाचन और मल त्याग वगैरह को आसान बनाता है, जिससे कब्ज जैसी समस्याएं वगैरह भी कम होती है। तो ये हमारा जो है हाइड्रेशन था, ठीक है। हाइड्रेशन का महत्व था साथियों। अब देखेंगे हम लोग डिहाइड्रेशन के कारण और इसका प्रभाव, यानी डिहाइड्रेशन का क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब शरीर से निकलने वाला तरल पदार्थ की मात्रा गहन किए गए तरल पदार्थ से अधिक हो जाता है तो शरीर में पानी की संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। आप मान लीजिए कोई भी तरल पदार्थ हो गया, कोई भी लिक्विड पदार्थ हो गया, आप मतलब शरीर में जो निकल रहा है उससे ज़्यादा आपके अंदर हो गया, ठीक है, उससे ज़्यादा आपने ग्रहण कर लिया, तो उससे जो है आपके शरीर में
पानी का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, उसे ही हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं, यानी निर्जलीकरण भी इसे कहते हैं। डिहाइड्रेशन का क्या क्या कारण है, क्यों होता है? तो डिहाइड्रेशन का कारण है अपर्याप्त जल सेवन, कम यानी प्यास लगने पर आप या फिर व्यस्त वगैरह के कारण पानी पीना भूल जाते हैं, कम पानी पीते हैं, तो इसका भी ये भी कारण है। फिर दूसरा कारण है अत्यधिक पसीना वगैरह आना, कड़े शारीरिक व्यायाम या फिर खेलकूद या फिर अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है, पानी और नमक वगैरह की तेज़ी से निकलने के कारण, यानी पसीना निकलने के कारण ये भी जो आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है। फिर है बीमारी, गंभीर दस्त हो गया, उल्टी हो गया या तेज बुखार वगैरह के कारण शरीर का बहुत सारा पानी अचानक निकल जाना, तो ये सभी कारण से जो है डिहाइड्रेशन हो सकता है। फिर आगे जो कारण है दोस्तों वो है मूत्रवर्धक पदार्थ का सेवन, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया या शराब वगैरह का अधिक सेवन पेशाब की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे शरीर सूखने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। फिर हो गया शुगर, अनियंत्रित शुगर के कारण, यानी अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, ज़्यादा है या फिर कम है, उससे आपके शरीर बार बार पेशाब के जरिए अतिरिक्त शुगर निकालने की कोशिश करता है, जिससे पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये सभी कारण है डिहाइड्रेशन के। और डिहाइड्रेशन से क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे, यानी डिहाइड्रेशन हो जाने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए डिहाइड्रेशन के प्रभाव को 3 स्तर पर देखा गया, ठीक है। पहला स्तर हो गया हल्के प्रभाव, यानी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है इससे, जैसे प्यास लगने लगता है, मुंह सूखने लगता है, तो आपका जो है त्वचा वगैरह उसका सूखापन होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है या फिर गहरे पीले रंग का पेशाब आने लगता है, ये हल्के प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन के। दूसरा हो गया मध्यम प्रभाव, यानी शारीरिक प्रदर्शन में गिरावट आती है। क्या क्या होता है? तो मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइटिक्स की कमी से मांसपेशियों में खिंचाव वगैरह, दर्द वगैरह होने लगता है, तो ये माध्यम जो है प्रभाव के रूप में आता है। दूसरा है थकान और चक्कर आना, रक्त का आयरन कम होने से, रक्त का आयरन यानी ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाने से हृदय को पंप करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे चक्कर वगैरह आने लगता है। फिर मानसिक प्रभाव, कॉन्सेंट्रेट वगैरह में कम आने लगता है, कन्फ्यूजन वगैरह, चिड़चिड़ापन वगैरह बढ़ जाता है, तो ये सभी जो है मध्यम प्रभाव के रूप में आते हैं। फिर हो गया हमारा गंभीर प्रभाव, यानी जो जानलेवा भी हो सकता है, जिसमें हमारा हो गया हीट स्ट्रोक, ठीक है, हीट स्ट्रोक, शरीर की तापमान बहुत अधिक बढ़ जाना जो अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। किडनी फेलियर, पानी की कमी से गुर्द कम करना बंद कर देता है, आपका किडनी वगैरह काम करना बंद कर सकते हैं या फिर पथरी वगैरह बन सकती है, तो ये हमारा गंभीर प्रभाव है। फिर है लो ब्लड प्रेशर, रक्त की कमी से अचानक ब्लड प्रेशर गिरना और बेहोश वगैरह हो जाना, तो ये सभी जो है डिहाइड्रेशन से प्रभाव पड़ते हैं। चलिए निष्कर्ष देखते हैं साथियों। तो निष्कर्ष लिखा है कि हाइड्रेशन जो हमारा है वो केवल खेल या कसरत के लिए ही नहीं, बल्कि जीवित रहने और स्वस्थ रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी ये होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है पानी पीजिए। सक्रिय व्यक्ति को सादे पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइटिक्स जैसे ORS वगैरह या नारियल पानी वगैरह का भी सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर का खनिज संतुलन बना रहे। अगर नहीं बना रहेगा तो डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन का जो है प्रभाव बहुत ही नकारात्मक होता है हमारे शरीर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि वार्म अप और कूल डाउन क्या है, इसके लाभ और अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वार्म अप देखेंगे, ठीक है। तो वार्म अप जो है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक खिलाड़ी या फिर व्यक्ति मुख्य शारीरिक गतिविधि से पहले अपने शरीर के तंत्र वगैरह को सक्रिय करता है। यानी वार्म अप के जरिए वो क्या करता है, कोई भी खिलाड़ी वगैरह या कोई भी व्यक्ति वगैरह अपना शारीरिक गतिविधि से पहले देखिएगा तो वार्म अप करता है। आपने देखा होगा क्रिकेट में वार्म अप करते हुए खिलाड़ी दिखते हैं ना मैच शुरू होने से पहले, तो वही वार्म अप होता है, ठीक है। इसका मुख्य वैज्ञानिक आधार होता है कि कोर तापमान वगैरह को 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना,
ताकि वो लंबे समय तक अच्छे से प्रदर्शन कर सकें। वार्म अप के प्रकार क्या हैं वो देखेंगे। तो देखिए, सामान्य वार्म अप यानी जनरल वार्म अप, इसमें पूरे शरीर की गतिशीलता पर ध्यान दिया जाता है, जैसे हल्की दौड़ हो गया, जंपिंग हो गया या फिर फ्री हेड वगैरह एक्सरसाइज, यही हो गया सामान्य वार्म अप। फिर है स्पेसिफिक वार्म अप यानी विशिष्ट वार्म अप, यह जो है उस विशेष खेल से संबंधित होता है जो आप खेलने वाले हैं, जैसे क्रिकेट खेलने से पहले हाथ घुमाना या फुटबॉल खेलने से पहले डम्बलिंग वगैरह करना। तो ये देखा जाए आपका जो है वार्म अप के प्रकार है, वार्म अप के प्रकार हैं। आगे देखिए कि वार्म अप के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ क्या क्या हैं। तो पहला हो गया हमारा कि ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग होता है। तापमान बढ़ने से हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होकर मांसपेशियों तक तेजी से पहुंचने का भी काम करता है। ठीक है। फिर है चयापचय दर यानी मेटाबॉलिज्म में भी वृद्धि होती है। शरीर की ऊर्जा बनाने की रासायनिक प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे थकान देरी से आती है, लोग लंबे समय तक प्रदर्शन कर पाते हैं। तो ये जो होता है वार्म अप से होता है। ठीक है। फिर हो गया जोड़ों की सुरक्षा। जोड़ों के बीच मौजूद साइनोविरल फ्लूइड, ठीक है, साइनोवायरल फ्लूइड वगैरह पतला होकर जड़ों में चिकनाई बढ़ाता है, जिससे चोट वगैरह लगने का खतरा कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाते हैं। फिर हो गया मानसिक फोकस, यह खिलाड़ी के ध्यान वगैरह को बाहरी दुनिया से हटाकर खेल की रणनीति और शारीरिक कंट्रोल वगैरह पर केंद्रित करने का काम करता है। तो ये हमारा था वार्म अप के बारे में। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कूल डाउन के बारे में। कूल डाउन क्या है? ठीक है, तो व्यायाम के बाद शरीर को धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लाना कूल डाउन कहलाता है। यानी व्यायाम वगैरह करने के बाद शरीर को फिर से नॉर्मल स्थिति में लाना हमारा कूल डाउन कराता है। जब हम अचानक बहुत तेज कसरत बंद कर देते हैं तो शरीर शॉक की स्थिति में जा सकता है। कूल डाउन इस संक्रमण वगैरह को सुरक्षित बनाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी शारीरिक व्यायाम वगैरह किए तो इसके बाद जो है आपका शरीर थोड़ा सा हो जाता है एकदम एक्टिव मोड में। ठीक है, तो ये जो है धीरे धीरे करके शरीर को सामान्य स्थिति में लाने का काम करता है कूल डाउन आपका। इसके प्रमुख लाभ क्या हैं, यानी कूल डाउन के प्रमुख लाभ? तो देखिए, रक्त जमाव वगैरह को रोकना। व्यायाम के दौरान खून का प्रवाह मांसपेशियों की तरफ अधिक होता है। यदि अचानक रुक जाए तो खून पैरों में जमा हो सकता है, जिससे हृदय और मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति कम हो सकती है और बेहोशी वगैरह भी आ सकती है। तो इसीलिए कूल डाउन बहुत ज़रूरी है, जिससे जो है आप फिर से सामान्य स्थिति में आपका शरीर चल जाता है। फिर मांसपेशियों के दर्द, जिसको बोलते हैं DOMS का प्रबंधन। व्यायाम के बाद मांसपेशियों में जो सूक्ष्म टूट फूट होती है, यानी मांसपेशियों में जो भी छोटे मोटे टूट फूट होते हैं, तो कूल डाउन उसके कारण होने वाले डिलेज ऑनसेट मार्शल सोरनेस, ठीक है, यानी डिलेज ऑनसेट मसल सोरनेस को कम करने का भी काम करता है आपका कूल डाउन। फिर हो गया हमारा हार्मोनल संतुलन। यह एड्रेनालिन जैसे उत्तेजक हार्मोन के स्तर को भी कम करके शरीर में पैरासिम्पैथेटिक वगैरह अवस्था में ले जाता है, यानी विश्राम वगैरह की अवस्था में ले जाता है आपके शरीर को। फिर लचीलेपन में सुधार। व्यायाम के बाद मांसपेशियां गर्म और लचीली होती है। इस समय स्ट्रेचिंग के कारण शरीर का ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, यानी ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह बढ़ती है। तो ये सभी जो है कूल डाउन से फायदे हैं। आगे देखा जाए कि वार्म अप और कूल डाउन के बीच क्या अंतर है, तो यह इन दोनों के बीच अंतर के 5 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला है समय और क्रम। वार्म अप जो है व्यायाम के प्रारंभिक चरण है, जो शारीरिक काम के लिए इसे तैयार किया जाता है। इसके जस्ट उल्टा, यानी इसके जस्ट विपरीत कूल डाउन व्यायाम का अंतिम चरण होता है, जो शरीर को रिकवरी की ओर ले जाने का काम करता है। तो ये पहला अंतर। दूसरा अंतर है शारीरिक तंत्र पर प्रभाव। वार्म अप जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने का काम करता है, यानी हार्ट रेट वगैरह को बढ़ाने का काम करता है, जबकि कूल डाउन जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वगैरह को सक्रिय करता है, यानी हाई रेट वगैरह को घटाने का
कम करने का, नॉर्मल करने का काम करता है। तो ये दोनों अंतर है। फिर हो गया हमारा तीसरा अंतर, वो है स्ट्रेचिंग के प्रकार। वार्म अप में डायनेमिक स्ट्रेचिंग होता है जिसमें शरीर गति में रहती है, यानी लेस, लिप्सिंग, आर्म सर्कल्स, ठीक है। तो ये यानी उस समय जो है गति में रहता है आपका शरीर। और कूल डाउन में जो है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, यानी इसमें एक मुद्रा में 15 से 30 सेकंड तक रुककर मांसपेशियों को खींचा जाता है और इससे जो है आपका शरीर सामान्य स्थिति में चल जाता है। फिर चौथा हो गया दोस्तों ऊर्जा का प्रबंधन। वार्म अप शरीर को ऊर्जा को खर्च करने के लिए स्टोर किए गए ग्लूकोजन को सक्रिय करने का काम करता है, जबकि कूल डाउन जो है शरीर को ऊर्जा यानी पुनः संचय वगैरह करने की स्थिति में लाने का काम करता है। फिर आगे हो गया हमारा तापमान का ग्राफ। वार्म अप में शरीर के तापमान का ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, यानी शरीर का तापमान बढ़ता है, जबकि कूल डाउन में यह ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाता है, धीरे धीरे शरीर का तापमान घटता है। तो ये अंतर है आपका वार्म अप और ये कूल डाउन में, ठीक है। निष्कर्ष देखिए लिखा है दोस्तों कि वार्म अप शरीर को कसरत के लिए तैयार करने वाली शुरुआत है जो चोट वगैरह से बचाती है। वही कूल डाउन जो है शरीर को शांत करने वाली समाप्ति है जो थकान और दर्द को कम करती है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो सुरक्षित और असरदार वर्कआउट के लिए वार्म अप शरीर को स्टार्ट करता है और कूल डाउन उसे सही तरीके से रिलैक्स करवाने का काम करता है। तो ये अंतर है, ये दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लिए। आगे देखेंगे कि खेल में यानी कोई भी खेल वगैरह में चोट लगने का क्या कारण है और उससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं। यह आपका क्वेश्चन है सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, इसलिए ज़रूरी है। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है साथियों कि खेलों में शारीरिक सक्रियता अधिक होती है, इससे चोट लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। खेल की चोटें न केवल खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है बल्कि कभी कभी उसके करियर वगैरह को भी खतरे में डाल सकती है। इन चोटों के कारण को समझकर और उचित सावधानी बरतकर इसे बचाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ जी खेल है जो आपका वो शारीरिक सक्रियता इसमें अधिक होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जिससे चोट वगैरह लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, सब जगह आपको चोट लगने की संभावना अधिक होती है। और चोट लगने से जो है सिर्फ खिलाड़ी का जो है प्रदर्शन खराब नहीं होता, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कैरियर भी पूरा खतरे में चल जाता है, ठीक है, ज़्यादा चोट लगने के कारण। तो इसे अच्छे से समझकर और इसके कारण को अच्छे से समझकर और सावधानी बरतकर इसे बचाया जा सकता है। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले कि चोट वगैरह लगने के क्या कारण है। तो वैज्ञानिक तैयारी का अभाव रहता है। सबसे प्रमुख कारण खेल से पहले वार्म अप ना करना। जब मांसपेशियां ठंडी और सख्त होती है तो अचानक तीव्र गतिविधि करने से उसमें खिंचाव वगैरह, स्ट्रेन वगैरह या फटने वगैरह की संभावना बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ खेल शुरू होने से पहले आप वार्म अप वगैरह नहीं करते हैं तो मांसपेशियां ठंडी और सख्त रहती है, जिसके कारण खिंचाव वगैरह या फिर फटने वगैरह की संभावना हो जाती है। दूसरा है अनुचित तकनीक और कौशल। प्रत्येक खेल के अपने विशिष्ट कौशल होते हैं। यदि खिलाड़ी गलत मुद्रा में वजन उठाते हैं, गलत तरीके से, गलत तरीके वगैरह से लेड वगैरह करते हैं तो जोड़ों यानी खासकर घुटने और टखनों वगैरह पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे चोट वगैरह लगती है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण है सुरक्षा उपकरण की अनदेखी। खेल के अनुसार आवश्यक गियर जैसे हेलमेट, गिन गार्ड या फिर माउथ गार्ड वगैरह का सही जूते वगैरह का उपयोग ना करने से छोटी दुर्घटना को भी गंभीर चोट में बदला जा सकता है। यानी आपको सुरक्षा उपकरण वगैरह का अनदेखी करने से भी जो है चोट वगैरह लग सकती है। फिर है अत्यधिक प्रशिक्षण और थकान। जब शरीर को पर्याप्त विश्राम वगैरह की रिकवरी वगैरह नहीं मिल पाती है तो मांसपेशियों की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। थका हुआ खिलाड़ी अपना संतुलन जल्दी खो देता है, जिससे गिरने या फिर मोच आने वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। तो ये चौथा कारण है। पांचवा कारण है दोस्तों जो है पर्यावरणीय और ढांचागत कारक, जिसमें खराब मौसम होना, जिसमें अत्यधिक गर्मी या फिर बारिश, उबड़ खाबड़ या फिर फिसलना भरा खेल वगैरह का मैदान। फिर मैदान में अपर्याप्त रोशनी वगैरह होना यानी कम रोशनी वगैरह होना। तो ये सब जो है पर्यावरणीय या फिर ढांचागत कारक हो गए।
छठा हो गया नियम वगैरह का पालन करना, खेल की भावना के विरुद्ध खेलना और नियम वगैरह का उल्लंघन करना न खिलाड़ी खुद को बल्कि दूसरे खिलाड़ी को भी चोटीला कर सकता है। तो ये सभी कारण है खेल में चोट लगने से। आगे देखेंगे चोट वगैरह को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है, यानी उसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं। तो देखिए पहला तरीका हो गया जो है नियमित और कर्म विरुद्ध प्रशिक्षण। खिलाड़ी को अपनी शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति और लचीलेपन पर लगातार काम करना चाहिए। एक फिट शरीर चोटों को सहने और उससे उबरने में अधिक सक्षम होता है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ जो भी खिलाड़ी है उसको लगातार अपनी शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति वगैरह पर लगातार काम करना चाहिए ताकि उसका शरीर फिट रहे। अगर फिट रहेगा तो चोट वगैरह को सहने और उससे उबरने की शक्ति आएगी, ठीक है। दूसरा हो गया अनिवार्य वार्म अप और कूल डाउन। खेल से पहले शरीर का तापमान बढ़ना और खेल के बाद मांसपेशियों को वापस सामान्य स्थिति में लाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे मांसपेशियों का लचीलापन बना रहता है और खिलाड़ी जो है अच्छे से काम भी कर पाते हैं, चोट वगैरह लगे बिना। तीसरा हो गया मानक उपकरणों का चयन। हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला सुरक्षा उपकरण और जूते का उपयोग करें। जूते जो है खेल की सतह के अनुसार होनी चाहिए, यानी जैसे खेल की सतह है, घास है, सिंथेटिक ट्रैक है या फिर कोर्ट वगैरह, तो उसी अनुसार जूता भी होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को ज़रूरी होती है आपका उपकरण वगैरह। चौथा हो गया कोचिंग और पर्यवेक्षक। तकनीकी गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा एक योग्य कोच के मार्गदर्शन में अभ्यास करना चाहिए। सही तकनीक चोट के जोखिम को 50% तक कम कर सकती है। सही तकनीक, सही कोच वगैरह आपको जो है मार्गदर्शन, गाइड वगैरह करते रहें तो इसको 50% तक चोट वगैरह का जोखिम कम हो सकता है। पांचवा हो गया पर्याप्त हाइड्रेशन और पोषण। पानी और इलेक्ट्रोलाइटिक्स की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन आती है। संतुलित आहार मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है जिससे चोट वगैरह लगने की संभावना कम होती है। यानी समय समय पर पानी और इलेक्ट्रोलाइटिक्स वगैरह लेते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे चोट वगैरह लगने की संभावना कम होती है। छठा हो गया मैदान और वातावरण का निरीक्षण। खेल शुरू होने से पहले मैदान की जांच करनी चाहिए कि कहीं पत्थर, कांच या गड्ढे वगैरह तो नहीं। प्रतिकूल मौसम में भी बहुत अधिक तीव्रता वाला खेल से बचना चाहिए। तो ये सभी जो है बचाव के उपाय हैं, चोट लगने के कारण है, सब हमने देख लिया। निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष है दोस्तों कि खेलों में चोट अक्सर वार्म अप की कमी, गलत तकनीक या सुरक्षा उपकरण को अनदेखी करने के कारण लगती है। इनसे बचने का सबसे आसान तरीका है कि खेल के नियम वगैरह का पालन किया जाए, शरीर को पूरी तरीक़ा से तैयार रखा जाए और हमेशा सही गियर का इस्तेमाल किया जाए। सावधानी और अनुशासन ही खिलाड़ी को लंबे समय तक मैदान पर फिट बनाए रखने के लिए उपयोगी माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे जो आपके सिलेबस के सबसे नीचे, मतलब सबसे निचला जो यूनिट है उसमें दिया गया है किसी खेल के बारे में। तो देखिए फुटबॉल के प्रमुख नियम और तकनीक का वर्णन करना, यानी फुटबॉल जो आपका खेल है उसके प्रमुख नियम क्या है, क्या क्या तकनीक है, हर एक चीज़ देखेंगे। तो फुटबॉल जिसे विश्व की कई देशों में सॉकर के नाम से भी जाना जाता है, यानी सॉकर भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है यह। और ये खेल अपनी सादगी और रोमांच के लिए जाना जाता है। यह दो टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम का उद्देश्य क्या होता है कि गेंद के विपक्षी टीम के गोल पोस्ट तक पहुंचाना होता है। यानी दो टीमों के बीच ये खेला जाता है। दोनों टीम जो है अपने विपक्षी टीम के गोल पोस्ट तक जो है गेंद को पहुंचाने का काम करते हैं। ये इस खेल में होता है। चलिए देखेंगे कि फुटबॉल के प्रमुख नियम के बारे में। तो इसमें जो है खिलाड़ियों की संख्या और भूमिका, तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें एक गोलकीपर होता है और बाकी 10 खिलाड़ी आउटफील्ड खिलाड़ी होते हैं। जो आउटफील्ड खिलाड़ियों को उनके काम वगैरह के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसी को डिफेंडर बोला गया है, किसी को मिडफील्डर बोला गया है, किसी को फॉरवर्ड में बांटा गया है। तो ये टोटल 11 खिलाड़ी में से एक गोलकीपर और बाकी 10 जो है आउटफील्ड पर खेलते हैं, ठीक है, जो गोल पासिंग में काम करते हैं। दूसरा हो गया मैच की समय और सीमा क्या होती है। मैच की समय सीमा क्या होती है,
एक मानक मैच 90 मिनट का होता है, यानी एक मैच जो है 90 मिनट का होता है, जो 45-45 मिनट के 2 हाफ में विभाजित होता है, यानी 2 टाइम में विभाजित होता है। दोनों हाफ के बीच 15 मिनट का जो है वो विश्राम काल होता है, यानी कि 15 मिनट का रेस्ट करने का टाइम होता है, हाफ टाइम होता है। खेल के दौरान हुए समय के नुकसान, यानी चोट वगैरह हो गया, प्रतिस्थापन वगैरह, उन सभी की भरपाई के लिए रेफरी अंत में एडेड टाइम्स वगैरह यानी स्टॉपेज टाइम वगैरह जोड़ने का काम करता है। यानी बीच दौरान में किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ तो उसमें जो है स्टॉपेज टाइम वगैरह जोड़ने का काम करता है रेफरी। तो ये मैच की समय सीमा हो गई। तीसरा हो गया हाथों का उपयोग। तो गोलकीपर को छोड़कर कोई भी खिलाड़ी गेंद को अपने हाथों या बाहों से जानबूझकर नहीं छू सकता। गोलकीपर भी केवल अपने निर्धारित 18 गज के घेरे यानी पेनल्टी एरिया वगैरह है उसी के भीतर ही गेंद को हाथ से पकड़ सकता है। यदि कोई अन्य खिलाड़ी ऐसा करता है तो विपक्षी टीम को फ्री किक वगैरह या फिर पेनल्टी दी जाती है। यानी इसे जो है हाथ वगैरह का उपयोग नहीं करना रहता है जानबूझकर। गोलकीपर सिर्फ ही हाथ का उपयोग करता है, वो भी पेनल्टी एरिया के अंदर ही। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसमें फ्री किक या फिर पेनल्टी दी जाती है। आगे हो गया ऑफ साइड नियम। तो यह फुटबॉल का सबसे पेचीदा नियम है। यदि कोई खिलाड़ी गेंद पास किए जाने के समय प्रतिद्वंदी टीम के अंतिम दूसरे रक्षक यानी आमतौर पर आखिरी डिफेंडर वगैरह के आगे होता है तो वह ऑफ साइड माना जाता है। यह नियम हमलावर खिलाड़ियों को गोल के पास खड़े रहकर फायदा उठाने से रोकने का भी काम करता है। तो ये नियम है ऑफ साइड नियम। फिर आगे हो गया हमारा पांचवा, जिसको बोलते हैं फॉल और कार्ड यानी डिसिप्लिन। पीला कार्ड हो गया, लाल कार्ड हो गया। पीला कार्ड यानी कि येलो कार्ड, खिलाड़ी को उसकी गलती के लिए औपचारिक चेतावनी दी जाती है पीला कार्ड के जरिए। लाल कार्ड हो गया गंभीर फाउल, जैसे कि हिंसक व्यवहार या फिर हाथ वगैरह से गोल वगैरह को रोकने के लिए लाल कार्ड यानी गंभीर फाउल पर खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेज दिया जाता है। एक टीम को मैच के अंत तक कम खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता है। तो ये 2 कार्ड के जरिए डिसिप्लिन के जरिए खेल खेला जाता है। आगे हो गया छठा दोस्तों, फ्री किक और पेनल्टी किक। जो है डायरेक्ट फ्री किक फॉल होने पर मिलती है, ये गलती होने पर मिलती है जिससे सीधा गोल किया जा सकता है। पेनल्टी किक क्या हो गया, यदि डिफेंडिंग टीम अपने पेनल्टी एरिया के अंदर फॉल करती है तो विपक्षी को पेनल्टी स्पॉट यानी गोल के 12 गज वगैरह से सीधे प्रहार करने का मौका भी मिलता है। तो ये सब नियम है आपका फुटबॉल का। आगे देखेंगे कि फुटबॉल की तकनीकें क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला हो गया डंबलिंग। यह गेंद को अपने पैरों के नियंत्रण में रखकर चलने की कला है। खिलाड़ी गेंद के छोटे छोटे स्पर्श देकर विपक्षी खिलाड़ियों को छकाते हुए आगे बढ़ता है, जिससे गति और संतुलन का सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो ये पहला होता है ड्रिबलिंग। दूसरा हो गया पासिंग। फुटबॉल जो है वो एक टीम गेम है। सटीक पासिंग के जरिए ही टीम गेंद पर कब्जा बनाए रखती है। पासिंग 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया शॉर्ट पास यानी कम दूरी के लिए पैरों के अंदरूनी हिस्से से दिया गया पास। फिर है लॉन्ग पास, रक्षा प्रति को भेदने के लिए लंबी दूरी तक हवा से मारी गई किक। तो ये 2 प्रकार की पासिंग के जरिए पासिंग की जाती है। तीसरा हमारा जो है तकनीक है दोस्तों वो है बॉल कंट्रोल या फिर ट्रैपिंग। से या जमीन से आती हुई तेज गेंद को अपने पैर, छाती या फिर जांग से रोकने और उसे तुरंत खेलने के लिए तैयार करना बॉल कंट्रोल कहलाता है। एक अच्छा खिलाड़ी वही जिसका फास्ट टच बहुत ही मजबूत हो। तो ये आपका तीसरा तकनीक है। चौथा तकनीक क्या है वो देखेंगे। तो चौथा तकनीक हो गया शूटिंग। गोल करने के उद्देश्य से गेंद पर प्रहार करना। इससे सटीकता और शक्ति का संतुलन होना चाहिए। खिलाड़ी अक्सर पैर के अंगूठे के पास वाले हिस्से यानी कि इन स्टेप या फिर ऊपरी हिस्से लेस वगैरह से शूट मारते हैं, ठीक है। शूट मारते हैं यानी मारते हैं, ठीक है। आगे पांचवा हो गया हेडिंग। जब गेंद हवा में ऊंची आती है तो खिलाड़ी अपने माथे वगैरह का उपयोग करके उसे पास देते हैं या
की ओर मोड़ते हैं। यह तकनीक कॉर्नर किक या फिर कॉर्नर्स के समय बहुत ही प्रभावी मानी जाती है। तो ये पांचवा आपका तकनीक था। आगे तकनीक है वो है टैकलिंग, ठीक है। टैकलिंग यह रक्षात्मक तकनीक है जिसमें खिलाड़ी विपक्षी के पैरों से गेंद छीनने की कोशिश करता है, जिसमें सावधानी जरूरी है ताकि खिलाड़ी के पैर पर चोट न लगे, अन्यथा फॉल दिया जा सकता है। यानी आपको जो है रूल वगैरह के लिए पेनल्टी वगैरह दी जा सकती है। तो ये तकनीकें हैं। निष्कर्ष से देखा जाए तो निष्कर्ष से लिखा है दोस्तों कि फुटबॉल जो हमारा है वो शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक चपकता और टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके नियम का कड़ाई से पालन करने से तकनीक में नियंत्रण अभ्यास ही एक टीम को विजयी बनाता है। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि एक अनुशासन और खेल भावना भी सिखाने का काम करता है। तो ये हमारा था फुटबॉल के बारे में। और आपके जो है सब्जेक्ट जो है आपका स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, उसका सिर्फ हमने 9 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। बहुत सारे लोगों का एक डाउट रहता है, हर लोग जो है कमेंट कर करके पूछते रहते हैं क्या इससे क्वेश्चन मैच कर जाएगा। साथियों क्वेश्चन मैच करेगा, आपको 3 ही क्वेश्चन तो अटेंड करने हैं लॉन्ग टाइप वाला, ठीक है। 50 मार्क्स का ही तो बीएससी का एग्जाम है। आप कितना पढ़िएगा, आप 9 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टाइप वाला जो 3 अटेंड करना है आपको यहीं से मिल जाएगा, बस आपको अच्छे से कर लेना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है और एक छोटा सा लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।